नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पारिक आप सभी का अपने YouTube चैनल रिवीजन विद योगेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां पे डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की बुक्स की समरी में जो हमारे आगामी परीक्षा रीट या फिर अन्य पात्रता परीक्षा जैसे अध्यापक की सीटेट है, एसटेट है या एमपी टेट है, कोई भी टेट जिसमें भाई मतलब विज्ञान का पोर्शन आता है उसमें ये बहुत ही बेनिफिट होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक की, क्लास 10th की बुक है और जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं और समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स हैं। मैंने इसमें एनसीईआरटी की समरी जो है वो ऐड की है, जो हमारे लिए भाई परीक्षा से पहले एक रिवीजन की तरह होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक की पूरी समरी देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैग्नीशियम ये है क्या है, एक धातु है। और ये क्या जब भी इसका दहन करते हैं या फिर जब भी इसको जलाया जाता है तो ये चमकदार लौह के साथ में क्या करता है, जलता है। तो मैग्नीशियम का दहन कैसे होता है, श्वेत लौह के साथ जलता है। और इसका जो चूर्ण भी प्राप्त होता है, जैसे जिसे हम राख बोलते हैं ना, जलने के बाद में जो होता है तो वो श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है और जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये कैसे होता है, जैसे Mg प्लस में O, ठीक है, O2 कर दें, O कर दें, तो ये क्या होगा, MgO आ गया हमारे पास में। तो MgO, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया है, ये क्या होता है, इसका श्वेत चूर्ण बनता है। और ये जब भी जलता है तो इसमें क्या होता है, हमारे पास में जब भी जलता है तो ये श्वेत लौह के साथ में जलता है। तो दोस्तों देखिए, हम रासायनिक अभिक्रिया में जब भी पढ़ते हैं कि दहन है, तो दहन का मतलब ये मानिए कि कोई भी धातु या फिर भाई मतलब किसी भी पदार्थ का जब दहन होगा तो उसकी क्रिया होगी, वो किसके साथ होगी, ऑक्साइड के साथ होगी या फिर ऑक्सीजन के साथ में उसकी क्या होती है, क्रिया होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आगे कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ है जो निर्धारित करती है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, अभिक्रियाएं दो प्रकार से हो सकती है, भौतिक अभिक्रियाएं हो सकती है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती है। तो भौतिक अभिक्रिया में तो जैसे उसका आकार रूप ये बदलता है, तो उसमें क्या होती है, वो भौतिक अभिक्रियाएं होती है। जैसे हम क्या है, मान लीजिए गुड़ है, तो गुड़ को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, तो वो उसका भौतिक स्वरूप है, वो बदला है। पर जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अलग होता है। उसमें उसका गुण चेंज होता है, उसका स्वाद चेंज होता है, उसका रंग चेंज हो जाता है। तो वो क्या होता है, उसका रासायनिक अभिक्रिया में माना जाता है। तो देखिए, हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारण कैसे करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में निर्धारण करने के लिए हम ये हमारे जो है मानक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास होगा और तापमान में परिवर्तन होगा। उसका क्वथनांक गलनांक बदल जाएंगे। उसका जो गैस का निकास होगा, जैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कई बार ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी, कई बार जल बनेगा, तो इस तरीके से उसमें परिवर्तन होगा। रंग में भी परिवर्तन हो जाता है उसके, और उसके बाद में अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, ठोस से गैस, द्रव, इस तरीके से वो क्या हो जाता है, परिवर्तन होता रहता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, इन सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखा कैसे जाता है, ये क्या चीज़ होती है, उनमें क्या क्या होती है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों को बाईं ओर चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। क्रियाकारक क्या होते हैं, जो बाईं ओर लिखे जाते हैं। जैसे Ca, कैल्शियम ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, दहन करते हैं, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ में हम अभिक्रिया करवाते हैं, तो इसमें बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना है, उसमें हमने जल डाला है और जल डालने के बाद में हम देखते हैं कि ये चूना क्या है, बुझ जाता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये क्या हुआ, बुझा हुआ चूना कहलाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास में है, ये जो बाईं तरफ हमारे पास में है, इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं क्रियाकारक, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इसमें जो प्लस का चिन्ह लगाया हुआ है हमारा, तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं तो हम इसमें देखते हैं, ये जो प्लस का चिन्ह होता है, ये क्या होता है,
इनका अभिक्रिया करवा रहे हैं, इन दोनों की अभिक्रिया करा रहे हैं, इस चीज़ का ये क्या होता है, सूचक होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसके आगे जो हमारा ये जो दाईं ओर बना हुआ है इसको हम बोलते हैं उत्पाद, और ये हमारा क्या होता है, अभिक्रिया होने के बाद में क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, क्रिया कारकों का उत्पाद में परिवर्तन होता है और तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो तीर के दाईं ओर होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है, और जो बाईं ओर होता है वो क्या होते हैं, अभिकारक या क्रिया कारक, जिसको हम बोलते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं कि Mg और O2 इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस के चिन्ह से अभिक्रिया करवा रहे हैं, और ये तीर के निशान के बाद में जो हमारा MgO बना है इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं उत्पाद। ये हमारा क्या बना है, उत्पाद बना हुआ है दोस्तों। अब इस चीज़ से तो हम क्या करते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ हमें पता चला है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को महत्व क्या है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, वो चीज़ देखते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी होता है, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है इस चीज़ में। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसे भाई, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में जो हमारा उत्पाद बनता है, उन दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होगा, उनमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसमें क्या होता है, अभिक्रिया का ना तो द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, और ना ही द्रव्यमान का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान, जो कुल द्रव्यमान होता है वो अभिक्रिया के प्रयुक्त क्रिया कारकों में जो द्रव्यमान होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि द्रव्यमान अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद में दोनों बराबर रहते हैं। उसके बाद में देखिए, समीकरण को संतुलित करने से पहले हम क्या देखते हैं, संतुलित करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो परमाणुओं की संख्या है, प्रत्येक तत्व में जो परमाणुओं की संख्या है वो संख्या क्या रहनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे क्रिया कारक में भी मतलब ऑक्सीजन के अगर 2 अणु हैं तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 2 अणु होने चाहिए। इस तरीके से ये क्या होनी चाहिए, तत्वों की संख्या इनमें समान रहनी चाहिए। इस प्रकार हम इसको संतुलित करते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसको एक उदाहरण के थ्रू देखते हैं कि कैसे अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे अभिक्रिया के संतुलन की। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम क्या करते हैं, किस प्रकार संतुलित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संतुलित करने के लिए हमारे पास में जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सब तत्वों को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है, और इसके बाद में ही हम क्या करते हैं, अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं इसको, ये कैसे होता है। तो ये जो हम क्या करते हैं, एक ग्लूकोज का अणु लेते हैं C6H12O6, इसका हम क्या करते हैं, दहन करते हैं। ग्लूकोज का जब हम क्या करेंगे, दहन करेंगे, दहन करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे इसकी। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या बना है। तो उत्पाद में एक तो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है, दूसरा हमारे पास में क्या बन रहा है, जल बन रहा है, और उसके साथ में क्या हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो हम देखते हैं उसके बाद में, देखिए, अब जो हमारे पास में ये उत्पाद टूटा है और जो हमारे पास में क्रिया कारक है, इन दोनों में तत्वों की संख्या समान है या नहीं, ये चीज़ हम देखते हैं संतुलित करने के लिए। तो इसमें देखते हैं, कार्बन यहाँ पे कार्बन 6 है, कार्बन यहाँ पे 6 है, कार्बन दोनों तरफ क्या है, संतुलित है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। तो इसको हम संतुलित करेंगे। तो देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है तो इसको संतुलित करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, इसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन संतुलित करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, इसके साथ में हम यहाँ पे 6 लगा देते हैं। 6 लगाने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है। ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाती है, 6 यहाँ पे हो गई और 2 यहाँ पे हो गई, कितनी हो गई, 8 हो गई। जबकि इधर हमारे पास में ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 6 और 2 8 है यहाँ पे। तो हम दोनों ये क्या करेंगे, इधर भी हमारे पास में ये बराबर होता है और इधर भी हमारे पास में ये बराबर होता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा उत्पाद और जो हमारा क्रिया कारक है, इसमें हम 6 का क्या करते हैं, दोनों तरफ गुणा करने पर हमारे पास में ये क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों की
जो तत्वों की संख्या है, जो परमाणुओं की संख्या है, वो क्या हो जाती है, हमारे पास में बराबर हो जाती है और हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट बात करते हैं अभिक्रिया संतुलन के बाद में कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास में ये दिया हुआ है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है रासायनिक अभिक्रियाओं में। उससे पहले एक छोटा सा नोट है, ये देख लेते हैं क्या है। दानेदार जिंक यानी कि जडन जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है H2SO4, और H2SO4 की जब अभिक्रिया करवाते हैं जिंक के साथ में, तो हमारे पास में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये छोटी सी बात थी, इसमें भी NCERT में लिखी हुई थी, तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी था, कई बार पूछ लेते हैं ये। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल रिवीजन विथ योगेश पारिक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमें अपना समर्थन दे सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं एक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, दूसरी वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे ही इनके नाम से ही क्या होता है हमें पता चल रहा है, संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। वियोजन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक है। और विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है बदलना। तो विस्थापन का मतलब क्या हो गया, ये बदलना। तो अब हम इसमें देखते हैं हमारे पास में क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अभिक्रिया संयोजन की बात करते हैं। संयोजन क्या होता है, तो संयोजन में एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक या अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें क्रियाकारक क्या होंगे या फिर अभिकारक क्या होंगे, अभिकारक होंगे वो दो या दो से अधिक होंगे, और जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद क्या बनता है, एकल उत्पाद बनता है। क्या बनता है, एकल उत्पाद बनता है संयोजन अभिक्रिया में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कि अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, सॉरी, बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसको, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। ठीक है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम बिना बुझा हुआ चूना है, और बिना बुझा हुआ चूना के साथ में हम क्या करवाते हैं, जल की अभिक्रिया करवाते हैं। तो जल की अभिक्रिया करवाने के बाद में हमारे पास क्या होगा, कोई भी चीज़ है उसमें जल डाल देंगे, अगर जलती होगी तो वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो बुझ जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या डाल दिया हमने, जल, और जल डालने के बाद में हमें जो प्राप्त हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, इसको हम बुझा हुआ चूना हम बोलते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, हाइड्रोजन की क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें क्या बनता है, हमारे पास में जो उत्पाद प्राप्त होता है वो जल प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया में हमने एक चीज़ देखी है, इनमें कॉमन क्या रहा है हमारे पास में, कि यहाँ पे अभिकारक तो दो है, जबकि उत्पाद जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि उत्पाद होता है वो एक ही बनता है, जबकि अभिकारक होते हैं दो या दो से अधिक हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इसमें अगर ऐसी अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ क्या हो, ऊष्मा भी उत्पन्न हो, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, प्रकृति का गैस दहन, प्राकृतिक गैस जैसे मैथेन है, मैथेन CH4, हम इसका क्या करते हैं, दहन करते हैं। दहन करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाना। तो हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास में दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हमारे पास में जल बनता है, और साथ में हमारे पास में क्या है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो ये ऊर्जा मुक्त हो रही है, मैथेन की क्या कर रहे हैं, मैथेन का दहन कर रहे हैं, तो हमारे साथ में क्या होगा, ऊर्जा मुक्त हो रही है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त हो उसको क्या बोलते हैं, हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं।
उसके बाद में देखिए श्वसन, जो हमारी श्वसन की अभिक्रिया, श्वसन की अभिक्रिया किस तरीके से, श्वसन अभिक्रिया ये कैसे होती है, देखिए ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है भाई, आप इसको याद रख सकते हैं, ये सभी में इम्पोर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है लगभग। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में दहन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में दहन करने के बाद में हम देखते हैं इसमें कि हमारे पास में जो उत्पाद बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का उत्पाद बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसके साथ में हमारे पास में क्या बनता है, जल बनता है और उसके साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। उसके साथ साथ देखिए साग सब्जियां वनस्पति का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कोई भी हम क्या करते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं, वो गलते हैं, तो गलते हैं तब उसमें क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है भाई, मतलब ऊष्मा निकलती है उस चीज़ से, ऊष्मा का क्या होता है, एक तरीके से बाहर आता है। तो बाहर ऊष्मा का बाहर आना या फिर ऊष्मा का मुक्त करना ही क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और अगर कोई भी अभिक्रिया अभिकारकों को उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो पदार्थ खुद ऊष्मा लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऊष्मा को जो शोषण करेगा ऊष्मा शोषी, और जो ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया ये बात। हम बात करते हैं, देखिए दूसरी अभिक्रिया है, दूसरा किस तरीके से है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए तो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का जैसे नाम से ही पता चलता है कि टूटना, तो ऐसे अभिकारक, ऐसे अभिकर्मक जो एकल अभिकर्मक जो क्या होंगे, एक से अधिक उत्पाद में टूटेंगे, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की तरह से हम देखते हैं कि फेरस सल्फेट है FeSO4, FeSO4 का जब हम क्या करते हैं, ऊष्मा दे के दहन करते हैं, तो ये Fe2O3 फेरस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के रूप में क्या हो रहा है, ये टूटता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी जब ये टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। लेड नाइट्राइड की बात करें PbNO3, तो ये भी इसी तरीके से जब इसको ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है तो ये क्या करता है, ऊष्मा का ऐसे सिंबल भी रख सकते हैं हम, ऐसे डेल लगा के, और ये सिंबल होता है। जब हम क्या करते हैं, इसमें ऊष्मा का को दी जाता है तो ये एक तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से हम बात करते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश है, तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड होता है, वो धूसर रंग का हो जाता है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, तो AgCl होता है वो क्या होता है, धूसर रंग का हो जाता है, किसमें, प्रकाश में। यानी कि सूर्य के प्रकाश से क्या होती है, ऊष्मा मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब हम क्या करते हैं भाई, ऊष्मा देते हैं, तब वो क्या बनता है, उत्पाद के रूप में टूटता है, Ag+Cl2 के रूप में टूटता है, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है इसमें। तो ये भी एक क्या है, वियोजन अभिक्रिया है, जिसमें क्या हो रहा है, उत्पाद की संख्या कितनी बन रही है, एक से अधिक, और जो क्रियाकारक है वो क्या है, एक ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए श्याम श्वेत फोटोग्राफी की अभिक्रिया। श्याम श्वेत फोटोग्राफी की अभिक्रिया में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास में देखिए AgBr ये क्या है, अभिकारक है। अभिकारक एक प्रकार का अभिकारक है, उसमें हम देखते हैं कि जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो ये Ag+Br2 में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का मतलब क्या होता है, बदलना, बदलाव होता है, इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से इधर चले जाते हैं। और ये जाते क्यों हैं, ये जाते हैं आयनों की वजह से। क्या होता है, आयनों की वजह से जाते हैं। जैसे भाई मतलब आप देखते हैं ऑक्सीकरण अंकों के माध्यम से, जिसमें ऑक्सीकरण अंक कम होंगे वो उधर जाएंगे, ज़्यादा होंगे इधर आएंगे, इस तरीके से ये क्या होते हैं, चले जाते हैं। हम देखते हैं इसमें क्या होता है, जब देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के तत्व क्या होते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्वों में विस्थापित कर दिए जाते हैं, तो क्या हो जाता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं इसको कैसे होता है। देखिए ये फेरस ऑक्साइड,
फेरस Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करवाते हैं हम। इसमें हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट है वो हमारा क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट हमारा टूट जाता है, और कॉपर सल्फेट हमारा टूटने के बाद में जो फेरस है या फिर Fe है, जो लोहा किसके साथ जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है SO4 के साथ में जुड़ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करवाते हैं तो ZnSO4 बन जाता है। इसी तरीके से लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ में करवाते हैं हमारे साथ इसमें, तो ये PbCl2 बन जाता है और कॉपर होता है वो इसमें अलग हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए कुछ अन्य अभिक्रियाओं के बारे में भी हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ अन्य अभिक्रियाओं में देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या था हमारे पास में, विस्थापन अभिक्रिया होती है वो भी एक द्विविस्थापन के तरीके से अभिक्रिया भी हो सकती है। द्विविस्थापन में क्या होता है कि जो अभिकारक होते हैं उसमें दोनों तरीके के जो अभिकारक है उनमें तत्वों का या पदार्थों का क्या होता है, ये परमाणुओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इस वाला उधर चला जाता है, इस वाला उधर चला जाता है। चलो उदाहरण की तरह से समझते हैं इसको हम। इसमें हमारे साथ में क्या होता है, देखिए कि ये H2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड का हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये BaSO4 यानी कि ये SO4 जो सोडियम के साथ जुड़ा हुआ था वो किसके साथ जुड़ जाता है, वो तो जुड़ जाता है Ba के साथ में, बेरियम के साथ में। और जो सोडियम के साथ में भाई मतलब जो बेरियम के साथ में क्लोराइड जुड़ा हुआ था वो किसके साथ जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है हमारा सोडियम के साथ में। तो इस तरीके से जो अभिक्रियाएँ होती है वो क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ कहलाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएँ। अवक्षेपण अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ में करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट जो बनता है हमारा ये एक अवक्षेप के रूप में बनता है और ये क्या होता है, नीचे बैठ जाता है और सोडियम क्लोराइड जल के रूप में होता है। तो इस अभिक्रिया में देखते हैं जो बेरियम सल्फेट बनता है वो क्या होता है, जो बेरियम सल्फेट बनता है वो ठोस रूप में होता है। जो बेरियम सल्फेट बनता है वो क्या होता है, ठोस रूप में होता है। और जो सोडियम क्लोराइड बनता है वो क्या होता है, द्रव के रूप में होता है। इस तरीके से ये अवक्षेप बनता है। अब देखिए अभिक्रियाएँ होती है उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ क्या होती है, अपचयन अभिक्रियाएँ क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, अंतर देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ में हम अभिक्रियाएँ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, दहन होता है। उसका मतलब क्या होता है, दहन होता है। जब भी कोई भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, दहन होगा। यानी कि वो क्या करेगी, उसके साथ में जुड़ेगी तो उसमें क्या होगा, अपचयन होगा। इसमें ये ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन। और अपचयन का मतलब क्या होगा, अपचयन का मतलब होगा हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है O2 यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। कुछ और बातें भी देखते हैं, देखिए इसमें हमारे साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद में देखिए जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा, ये बात तो सीधी तय है। और जहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन तो क्या करेगा, हटेगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा। और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जो अंक होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है तो उसमें ऑक्सीजन का अंक बढ़ेगा, ऑक्सीजन का भार बढ़ेगा, ये याद रखना। ऑक्सीजन का अंक बढ़ेगा, ऑक्सीजन का भार बढ़ेगा। ये अपचयन अभिक्रिया है तो अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन का भार बढ़ेगा, हाइड्रोजन का भार बढ़ेगा। ऑक्सीजन का भार क्या होगा, घटेगा, यानी कि ऑक्सीकरण अंक कम होगा। उसके बाद में हम देखते हैं, देखिए जो हमारे पास में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस वाला होता है, H पॉजिटिव वाला होता है। और ऑक्सीजन की जो होती है वो क्या होता है, O नेगेटिव पे होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना होगा। उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना होगा। जो अपचयन अभिक्रिया होगी उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होगा।
इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जुड़ना होगा। इस तरीके से ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया में अंतर होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण इसमें देखिए, ये जो एनसीईआरटी के बुक में जो उदाहरण दिए हुए हैं दोस्तों, हम वही ले रहे हैं और यही हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टीचिंग एग्जाम्स में जैसे भी हम सेंट्रल एग्जाम्स के देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं, तो उनमें एक दो अभिक्रिया लगभग आ जाती है और वो बुक से ही उठाई जाती है। तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखना और अच्छे से याद करना दोस्तों। तो देखिए कॉपर का हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, कॉपर का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, CuO बनता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, देखिए ये है अपचयन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होगा हमारे पास में, अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा हमारे पास में, अपचयन अभिक्रिया में हमारे पास में ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा इसका मतलब क्या होगा, Cu + H2O, इसमें क्या हो गया, जल बन गया। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का अपचयन यानी कि उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण और अभिकारक का अपचयन अपचयन होता है, उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। तो रिडक्स रिएक्शन हम देखते हैं CuO + H2 का, तो Cu + H2O का अगर हम देखें तो कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हटेगा, कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हटेगा। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, तो यहाँ पे कॉपर के साथ में क्या हो रहा है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉपर का ये अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ में अब जुड़ रहा है, तो इसका हमारे पास में क्या हो गया, उपचयन हो गया। यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना हमारे साथ ऑक्सीजन का जुड़ना हमारे साथ में उपचयन हो जाता है और ऑक्सीजन का हटना हमारे साथ में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ये बातें याद रखना। लास्ट एक और नोट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे क्लास ख़त्म करेंगे दोस्तों। और 10वीं का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरणों वाला हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको PDF नोट्स भी चाहिए इसके, तो आप हमारे वीडियो है उसके कमेंट डाल देना, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या कोई टेलीग्राम के माध्यम से। तो देखिए हम बात करते हैं विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता क्या चीज़ होती है, देखिए वसायुक्त अथवा तेलीय सामग्री, वसायुक्त अथवा तेलीय सामग्री को लंबे समय पर रखने पर उसका क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। उपचयन का मतलब क्या होता है, उपचयन का मतलब होता है O2 का जुड़ना, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। इससे उसकी गंध व स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है, गंध व स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसे विकृत गंधित कहते हैं। यानी कि कोई भी पैकेट वगैरह आते हैं उसमें तो क्या हो जाता है, उसमें तो गैसें भरी हुई है, उस वजह से ख़राब नहीं होते हैं। पर जो भी हमारी तेलीय या वसा युक्त जो चीज़ें पड़ी होती है बाज़ार वगैरह में, समोसे वगैरह कुछ बनाते हैं, 2-4 दिन तक पड़े रहते हैं, तो उसमें क्या गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है, ख़राब हो जाते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, तो वो उपचयन की वजह से होते हैं। उपचयन मतलब उन जो पदार्थ हैं उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, और जिसकी वजह से वो गंध मारने लगते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम कहते हैं विकृत गंधिता कहा जाता है। इसे रोकने के लिए कम सक्रिय यह गैस नाइट्रोजन का क्या किया जाता है, पैकिंग में उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन N2 का उपयोग किया जाता है, जिस वजह से रैपर वगैरह में जो डाले गए होते हैं हमारे बिस्किट वगैरह, या फिर हम बोलते हैं जिसको भुजिया वगैरह, और भी कोई नमकीन चीज़ें हैं, उनके रैपर फूले हुए होते हैं, आपने देखा होगा। और रैपर फूलने की वजह क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। और नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, वो इसलिए भरी जाती है कि क्योंकि उसमें जो भी पदार्थ होता है उस पदार्थ का क्या ना हो, उस पदार्थ का हमारे पास आने से पहले ऑक्सीकरण ना हो जाए। ऑक्सीकरण अगर हो गया, ऑक्सीकरण हो गया तो वो क्या करने लगेंगे, गंध मारने लगेंगे, और वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा, जिसको हम यूज़ में नहीं लेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्लास 10th के अध्याय 1 का, जो हमारे टीचिंग भर्ती में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम
यहाँ पे राजस्थान जीके का भी जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए हैं उन सभी का टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। और अगर आप अभी देखना चाहें तो हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको आप देख सकते हैं। जो ये इसमें हम टॉपिक वाइज लेके आए हैं, राजस्थान की सामान्य जानकारी, उसके बाद में स्थिति विस्तार, ये सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे उसमें। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका। और रिवीजन विद योगेश पारिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।